नमस्कार साथी। हमारा इंटरव्यू का 30 लेक्चर, इसमें आप 30वीं क्लास में हम लोगों को अब धीरे धीरे वो सारी चीजों पर नजर रखना है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो पहले तो मैं इसमें आज हम लोग आतंकवाद, ठीक है। अभी आतंकवाद आप लोग ज्यादा क्लियर रहना इस पे, और क्योंकि ज्यादातर ऐसी आतंकवादी घटनाएं या वर्तमान में ऐसी अस्थिरता अपने पड़ोसी देशों में या दूर के देशों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिससे ये चीज आप सैनिक दृष्टि से आप लोगों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये आतंकवाद में आप लोगों ने अभी देखा हुआ कि खालिस्तानी आतंकवाद, आतंकवादी आप वर्तमान में जो अभी 4-5 दिन पहले घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 4 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। इसके साथ पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि क्यों हम लोगों को याद रखना है। 4 एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। ये 4 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर भारतीय न्याय संहिता 2023 में आतंकवाद की परिभाषा, पहले आईपीसी 1860 में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। हम लोगों को यही पता नहीं था कि आखिर हम लोग आतंकवादी कहेंगे किसको, वह कौन सा कृत्य है जिसको हम आतंकवाद कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी आप लोगों ने देखी होगी गुरपतवंत सिंह पन्नू, कनाडाई अमेरिकी नागरिक। ये भारत सरकार द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी घोषित है। एक हरदीप सिंह निज्जर। अब आप लोगों को इसको देखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो एक नई परिभाषा आतंकवाद की आई है, ठीक है। दूसरी, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू की वजह से हमारे विदेशों से संबंध जो कनाडा है उनसे बहुत निम्न स्तर पर पहुंचे हैं। तीसरी, आप लोगों को खालिस्तानी आतंकवादियों की 4 लोगों की एनकाउंटर में मार गिराए हैं पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश की। इसलिए 4-5 वजह से आप लोगों को उन मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित करना है जो 4-5 जगह से एक दूसरे चीजों से जुड़ी हों, ठीक है। ये हमारे जो खालिस्तानी आतंकवाद माना जाता है वो मूलतः पंजाब प्रांत में मतलब विकसित माना जाता है, तो ये भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो ये लोग अभी कनाडाई नागरिक बन गए हैं, अमेरिकी नागरिक, वहां से जो ऐसी कृत्य कर रहे हैं लोग जिसमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से ये काफी चर्चाओं में रहा। इवन मैं सोच रहा था कि एक अलग से क्लास आप लोगों को कनाडा भारत के संबंध में, लेकिन अब हम लोग इसी से आप लोगों को कनाडा भारत के संबंध क्यों इतने निम्न स्तर पर पहुंचे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें भारत सरकार का क्या कदम होना चाहिए या आप लोगों की दृष्टि से क्या होना चाहिए, इसको समझ लेना। पहले तो आप लोगों को एक खबर याद रखनी है कि 4 पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के 4 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। आखिर खालिस्तानी आतंकवाद है क्या, कहां से इसकी शुरुआत, तो इसका मैं एक ही लाइन में रेफरेंस दे रहा हूं। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कुछ सिख अलगाववादियों ने या खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया पंजाब प्रांत को एक स्वतंत्र कराने की दृष्टि से, ठीक है। आप लोग अलगाववादी, चरमपंथी, कट्टरपंथी, आतंकवादी, इन सारे शब्दों में नहीं भ्रमित होना है। इन सारे चीजों का जो कार्य रहता है या जिनका परिणाम है वो एक ही चीज रहती है, हिंसा फैलाना, अशांति फैलाना। तो आतंकवाद का एक और आप लोग ज्यादा आतंकवाद की शंकाएं आप लोगों से पूछने की बढ़ गई है, क्योंकि बांग्लादेश संकट में जो जमात उल मुजाहिदीन संगठन भारत सरकार द्वारा बैन था, उनको अब स्वतंत्रता मिल गई है। भारत जो बांग्लादेश की अभी अंतरिम सरकार है, तो पहले तो आप ये जान लेंगे कि भारत सरकार द्वारा पड़ोस की और साथ में भारत के ऐसे 42 संगठन हैं जो बैन किए गए हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे ये भारत के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के, जितने भी आसपास के जितने भी चरमपंथी, कट्टरपंथी
संगठन, इन 42 संगठनों पे भारत सरकार के द्वारा बैन लगाया गया। अब आप लोगों को जान लेनी है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आतंकवाद आपकी नजर में क्या है, आतंकवादी कौन है, तो आप लोगों को ये नहीं बताना। मैंने आप लोगों से बोला, कल एक बच्चे का मेरे कमेंट में आया कि जब मैं कल एक क्लास बताया कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है, तो उसमें एक बच्चे ने मेरा प्रश्न नहीं समझा और प्रश्न की जवाब में एक गलत उत्तर प्रस्तुत करने लगा। मैंने एक पीएम मनमोहन सिंह जी की भूमिका बताई थी कि उन्होंने क्या 2008 में वैश्विक मंदी थी, 1991 में जो घटना घटित हुई थी उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी गृह मंत्री जी की भूमिका में थे, तो उस समय भारत का उदारीकरण हुआ था, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वैश्वीकरण हुआ था, ठीक है, निजीकरण, इसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन वो वैश्विक मंदी नहीं थी, वो भारत में आर्थिक आंतरिक अस्थिरता थी, जिसमें बहुत आंतरिक अस्थिरता आर्थिक को निकालने के लिए वो जो हमारे मनमोहन सिंह जी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप लोग पहले इंटरव्यू में आप लोगों में एक खूबी होना चाहिए कि सामने वाले का यदि आप प्रश्न समझें, कुछ उत्सुकता में बच्चे ऐसा हो जाता है कि सामने वालों की क्या उनका दृष्टिकोण, वो आपसे क्या पूछना चाहते, क्या जानना चाहते, तो आप उसका भले ही आप लोगों को जानकारी है लेकिन उनका बिना प्रश्न सुने हुए आप गलत उत्तर प्रस्तुत करने लगते। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को सबसे पहले कि अनुशासन बनाए रखना, धैर्य, दूसरे एक वाले की बात जब तक पूरी और एक की पॉइंट से समझना है कि आखिर वो क्या बताना चाहता है या क्या आपको आपसे पूछना चाहता है। तो जरूर याद रखना इन बातों को। ऐसे मैं वो छात्र पे या विद्यार्थी पे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, इसमें केवल मेरा ये बताने का पर्पस है कि वो आपके अंदर वो ऐसी खूबी होना चाहिए, ठीक है, वो आपके अंदर ऐसा गुण दिखना चाहिए इंटरव्यू में कि आप धर्म शिक्षक बनने के लायक है, कि सामने वाले का आपने प्रश्न सुना नहीं कि उसका क्या दिशा निर्देश या किस दिशा में वो प्रश्न पूछ रहा है, वो आप किस दिशा में उसका उत्तर प्रस्तुत करने लगे हैं। तो इन बातों पर जो 2025 में अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ज्यादा गौर करना है। अब आपकी नजरों से पूछा जाए कि आतंकवादी कौन है, तो आप लोगों को BNS 2023 की परिभाषा के अकॉर्डिंग देना है। तो अब आप लोग सुनिए कि हम आतंकवादी किनको मानेंगे, जो भी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालेगा, ये 3 शब्द, ठीक है। और चौथा शब्द भारत के आम नागरिक या किसी एक वर्ग को डराने का कृत्य करेगा, ये हो गया चौथा शब्द, ठीक है। 5वां, हमारे भारत में कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के हिसाब से कोई भी भारत में या विदेश में कृत्य करेगा। आप लोगों को 4 शब्द याद रखना है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है। आम नागरिक या किसी एक वर्ग को या कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के हिसाब से कोई देश में या विदेश में कोई कृत्य करता है, उसको हम आतंकवादी मानेंगे। आप लोगों को एक साधारण शब्दों में ये परिभाषा सीख लेनी है, बिल्कुल दिमाग में। यदि आप 25 में दे रहे हैं तो ठीक है, ये जिंदगी भर आपको याद रखना है, क्योंकि ये परिभाषा जोड़ी और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इंटरव्यू के हिसाब से कि ये 2023 में अभी जोड़ी गई है और ये नया कानून में, पहले हमारे यहाँ आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया BNS का, ये परिभाषा हो गई। खालिस्तानी आतंकवादी मैंने बता दिया कि पंजाब प्रांत में जहां तक ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अब गुरुबख्श सिंह पन्नू, इनका हम लोग हालचाल जान लेंगे कि ये क्या है। ये हमारे कनाडाई और ये पहले तो भारत मूल के कनाडाई अमेरिकी नागरिक है। इनकी अभी हाल ही में खबर आपको सुनने के लिए मिली हो कि एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, लेकिन इस पे अभी कोई सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे सूचना नहीं आई है, तो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग तो मानेंगे कि भारत का दुश्मन है, खालिस्तानी आतंकवादी घोषित है या वो भारत के विरोध में या भारत की एकता संप्रभुता को बिगाड़ने के लिए कृत्य करते हैं, विदेश में बैठ के अशांति बिगाड़ने की, तो हम लोग इनको आतंकवादी बोलेंगे। कोई इसमें यदि हमारा देश का कोई भारत देश का दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तो ठीक है, और चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी धर्म से ना भी हो, तो भारत देश का दुश्मन मान लो हमारा दुश्मन है, तो हम लोगों को इतना सम्मान नहीं देना है। तो ये गुरुबख्श सिंह पन्नू मारे गए हैं, क्या है उसमें हमने कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से भी जिंदा है और हमारी भारत की जो स्थिरता को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। ये हरदीप सिंह निज्जर का 2023 में जून में घटनाक्रम हुआ था, जो
मृत्यु हुई। जैसे तो कनाडाई सरकार ने, आप लोग जानते होंगे कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे भारत सरकार को, भारत सरकार की मिली भगत से भारत सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा इनकी हत्या करवाई गई है। अब ये क्यों ऐसा इतने इसमें सक्रिय थे? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत के सिख लोग कनाडा के नागरिक हैं, ठीक है। बहुत जो वहाँ की राजनीतिक स्थिरता है वो सिखों पे आप डिपेंड होने लगी है, तो इसलिए ऐसा कुछ उलझुल हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री दे रहे थे। लेकिन हम लोगों को उन पे बयानों पे नहीं जाना है, घटनाक्रम क्या हो गया। पहली बात तो वहाँ के जो पीएम ने उनके हमारे यहाँ के जो राजदूत थे राजनयिक, उनको बर्खास्त कर दिया। इतना निम्न स्तर तक, मतलब इतनी संबंध बिगड़े भारत के कि भारत को भी करना पड़ा जवाबी कार्रवाई, उनको भी निष्कासित करके वो कुछ समय 7 दिन 5 दिन के भारत देश छोड़ दिया। उन्होंने भी बोला कि ऐसा हम लोगों को संबंध इतने बिगड़ना चाहिए या क्यों नहीं बिगड़ना चाहिए। अब उसकी महत्वपूर्णता हम लोगों को देखना है कहाँ, कनाडा की। अब इसमें मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से भी करवा रहा हूँ। आप लोग पहली बात तो आप जानते होंगे कि भारत के अधिकतर जो छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं, अभी हाल ही में एक करंट में मुद्दा भी रहा है कि सबसे ज्यादा भारत सरकार चिंतित है या विशेषज्ञ चिंतित हैं कि भारत देश जितने विदेशों से लोग भारत के नागरिक पैसा कमा के भारत में नहीं भेजते हैं, उतने उससे ज्यादा यहाँ का पैसा विदेशों में पढ़ाई के तौर पर जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो खर्च होने लगा है। तो सबसे ज्यादा तो कनाडा में हमारे भारत देश के छात्र पढ़ने जाते हैं, वो केवल सिख धर्म से नहीं अन्य धर्म से भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ रोजगारों के हिसाब से भी भारत देश के नागरिक कनाडा में शरण लिए हो। वहाँ पे नागरिकता के लिए एक साधारण कानून भारतवासियों के लिए बने हुए हैं और आसान तरीके से भारत देश के नागरिक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इन सारी चीजों को पहले तो हम लोगों का एक संबंध बहुत अच्छे सकारात्मक संबंध थे, लेकिन इस ऐसी हरदीप सिंह निज्जर की जो मृत्यु की घटना ने हमारे भारत देश के, आप लोगों को एक नॉर्मली तौर पे सोचना है, ठीक है। बाकी आप राजनीतिक घटनाक्रम की नजरिए से सोचेंगे, कोई मुद्दा आप इंटरव्यू के नजरिए से सोच मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप जब भी, मैंने आप लोगों से बोला था, मेरी क्लास जैसे ही आप शुरू करेंगे तो वैसे ही आप केवल एक इंसान बनेंगे। आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, आपको उस प्रकार से ढलना है, ठीक है। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है, और ना कोई धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इन सारे घटनाक्रमों को समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये सारा मेरा मूल उद्देश्य क्या है आप लोगों को समझाने का। तो यहाँ से सबसे ज्यादा संबंध बिगड़े हमारा कई क्षेत्रों में। आप लोगों से बता दूं कि कनाडा सहपाठी रहता है, वो बहुत सारी सहायताएं करता है वैश्विक मंचों पे। जैसे हम लोग किसी को बोले कि आतंकवादी है या आतंकवादी घटना को, तो हमारा संयुक्त राष्ट्र में भी कनाडा का समर्थन रहता है ऐसे वैश्विक मंचों पर। लेकिन इन सारी छोटी छोटी घटनाओं से हम लोगों को ये नहीं मान लेना है कि भारत और कनाडा संबंध, हाँ वर्तमान समय में तात्कालिक समय में मानते हैं कि निम्न स्तर पे है, लेकिन बहुत सारे बातचीत के जरिए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और इन सारे विवादों को सुलझा लिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा ये हरदीप सिंह पन्नू, वो गुरबख्श सिंह पन्नू का जी का है, ये पेशे से वकील हैं अमेरिका में, और यहाँ पे भारत सरकार का आरोप है कि जो पंजाब प्रांत में या भारत में खालिस्तानी आतंकवादियों का या कई ऐसे संगठनों में समर्थन रहता है भारत की अशांति के लिए। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे या वो कोई सही या जानकारी हो या खबर हो या कोई झूठी, अभी महाकुंभ जो होने वाला है प्रयागराज में, उसमें भी ऐसी कोई धमकी भरे मैसेज या धमकी आई हुई है कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई बदला लेंगे। लेकिन इन सारी हम लोगों को जानकारी में नहीं जाना है कि कौन सी धमकी। कुछ लोग फेमस होने के लिए और आप लोग को डराने धमकाने के लिए ऐसे मैसेजों से धमकी भरे मैसेज करते रहते हैं। हम लोगों को क्या जरूरी है, ठीक है, क्या हम लोगों को पता होना चाहिए। कनाडा से हम लोगों को संबंध तोड़ लेने चाहिए इतने घटनाक्रम के बाद? बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े विदेशों से संबंधों में होती रहती है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में अब धीरे धीरे हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं। तो आप लोगों को इसलिए याद रखना है कि एनकाउंटर हुआ है, नई आतंकवाद की परिभाषा आई है, ठीक है।
खालिस्तानी आतंकवाद दोबारा ज्यादा जोर शोर से चर्चा में है। गुरबचन सिंह पन्नू, आप पूरा नाम हर बार भूल जाए तो केवल पन्नू याद रखना और निज्जर याद रखना, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अब मैं कोई ऐसी, मैंने 42 संगठन बताए हैं कि अब भारत देश की जो भी पड़ोसी देश हैं, इनमें जितनी ही अस्थिरता राजनीतिक बढ़ेगी उतनी भारत देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ऐसी कई सीमाएं हैं जहां पे अभी भारत देश की सुरक्षित सीमाएं, बाड़ें नहीं लगाई गई हैं। तो इन सारे चरमपंथी या आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत देश में कई ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसमें भारत की एकता अखंडता को चुनौती पेश होती है। इस वजह से आप लोगों को आतंकवाद की परिभाषा पे ज्यादा याद, इसमें ज्यादा जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी नजर में आतंकवाद है क्या। तो आपको ये 4-5 पॉइंट की नजर में आप बता दे रही है कि ये ऐसा यदि कोई कृत्य करता है तो वो हमारी नजर में आतंकवाद है। अब उसको चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, वो उसको हम आतंकवादी मानेंगे। अब कौन हो सकता है आतंकवादी? कोई धार्मिक लेना देना है नहीं है। हाँ, धार्मिक राजनीतिक या कोई उद्देश्यों को या वैचारिक उद्देश्यों को बढ़ाने के हिसाब से लोग आतंकवादी बनते हैं। आप लोगों को किसी धर्म के विशेष धर्म को वो नहीं कर देना है समर्थन के इस धर्म के आतंकवाद होते। आतंकवादी कोई भी हो सकता है, चाहे आप लोगों को राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए या धार्मिक उद्देश्यों को या आपके वैचारिक उद्देश्यों को, इन सारे उद्देश्यों को बढ़ाने के हिसाब से आतंकवाद कोई भी फैला सकता है। तो ये आपको बड़ी एक परिपक्व जो धर्मगुरु का एक पद है, तो आपको परिपक्वता दर्शानी है। और आप लोगों को जो IMA में अभी आप लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे केवल इसी वजह से तो जो भी आपका दृष्टिकोण हो वो व्यापक हो, ठीक है। जो भूमिका वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के जमाने में बदल रही है, उस हिसाब से अभी वो ट्रेनिंग में या वो हिसाब से परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी आते हैं सिलेक्ट होके। तो इस वजह से इतनी ये सब बदलाव लाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपको बड़ी सक्रियता से सोचना है, ठीक है। धन्यवाद।